Okay, student. So, in the last session, we discussed about total internal reflection and its theory. So now we are going to discuss few questions based on whatever we discussed in the last class. All right? Okay. Now, देखो बच्चों, इसको आप एक डायरेक्ट रिजल्ट भी ले सकते हो, और अगर अच्छे से समझना है तो यहाँ देखो. जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि टीआईआर को हम कहाँ यूज करते हैं. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज इट कैन बी यूज टू टर्न लाइट बाय 90 डिग्री. जो आपने पढ़ा होगा कि सबमरीन्स में जो पेरिस्कोप होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं लाइट को 90 डिग्री से टर्न करके लिए. कैसे, तो मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों. ये राइट एंगल आइसोसेलेस यानी ये 45, ये 45 और ये भी 45. ठीक है. अब दिस इज सपोज एक ग्लास का प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है. अब इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास के लिए, मतलब जब लाइट ग्लास से एयर में जाती है तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री है. ये आपको बाय हार्ट नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूं. ठीक है. कैसे हम इस प्रिज्म की मदद से लाइट को 90 डिग्री से टर्न कर सकते हैं. देखना बच्चों, आप सपोज ये वाले साइड पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस हुई, मतलब अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो ये रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था अगर प्रिज्म बीच में नहीं होता तो. पर सिंस प्रिज्म बीच में आया, डू यू एग्री फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा लेकिन ये वाले सरफेस पे लाइट कैसे इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल इंसिडेंस. इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस लाइट स्ट्रेट जाएगी, यानी लाइट सीधे यहां तक पहुंची. आई होप सारे बच्चे साथ में हैं. क्यों स्ट्रेट गई सर? इस सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस हुई है. अच्छा, अब ये वाला सरफेस के लिए बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आई ड्रॉ नॉर्मल. सबको साथ में रहना है. फटाफट देखो कैसे एंगल आएंगे. बता, अगर ये 45 है, ये तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45 हुआ. आपने ये डॉटेड लाइन नॉर्मल इस सरफेस के साथ बनाई है, हाइपोटेनियस के साथ. सो अगर ये एंगल 45 तो ये भी एंगल कितना होगा, 45. अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो रे है, ये वाली रे, सबका ध्यान बोर्ड पर, ये जो रे है और ये नॉर्मल है, क्या ये रे सेकेंड सरफेस के लिए, हाइपोटेनियस वाले सरफेस के लिए, क्या ये रे इंसिडेंट रे है? अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है. ये वाला रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है. सोचो, जब ये ग्लास से एयर में जा रहा है, इज इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम? यस, फ्रॉम ग्लास टू एयर. Is the angle of incidence 45 greater than 42? Yes. So दोनों कंडीशन सेटिस्फाई. जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो अब लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मुझे पता एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, 45. यानी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी 45 आएगा. अब सोचो, अगर ये एंगल 45 हुआ, इसका मतलब क्या, ये 45 दोनों 90 हो गए. यानी ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली रे ऑफ लाइट के बीच में टोटल एंगल 90 हुआ. मानते हो आप? अच्छा बताओ, इस सरफेस पर ये रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है, बेस ऑफ द प्रिज्म पर ये रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली. और अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट है, ये डेटा पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं फिलहाल हटा रहा हूं. ये रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो ये सीधे ऐसे चली जाएगी ना बच्चों. अब देखो बच्चों, लाइट को जाना था ऐसे, टर्न होकर यहां आ गई. कितने से टर्न हुई, 90 से. कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब ये पता है क्या पूछ सकते हैं आपसे, कि अगर इस प्रिज्म क्या मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, जिसके लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, इस रे का नाम PQ है, तो उसका पाथ ट्रेस करो. ये उसका पाथ, ये MCQ के फॉर्म में पूछ सकते हैं.
आई बात समझ में? सो क्या हम लाइट को 90 डिग्री से टर्न कर पाए? यस, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। कहाँ यूज करते हैं ये? पेरिस्कोप में, सबमरीन के पेरिस्कोप में। क्लियर? अब हम लाइट को 180 डिग्री से भी टर्न कर सकते हैं। टर्न लाइट बाय 180 डिग्री। यस, इट कैन बी यूज टू टर्न लाइट बाय 180 डिग्री। कैसे? तो देखिए बच्चों, सेम वही राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है। इस बार मैंने लाइट को ऑल्टीट्यूड के अलोंग नहीं, मतलब परपेंडिकुलर के अलोंग नहीं, हाइपोटेनस के अलोंग इंसिडेंस कराने वाला। ये 45, ये 45। सर ऐसा क्यों? भाई एप्लीकेशन है 180 से टर्न करना, तो करोगे ऐसा। चलिए, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऐसे आई। सो ये रे ऑफ लाइट हाइपोटेनस वाले सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस हुई। सो अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुई तो ये भी नॉर्मल होगा। ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाके यहां पहुंची। सेम, ये भी उसी ग्लास से बना हुआ है, उसके लिए भी क्रिटिकल एंगल 42 ही है। अब बताओ, ये वाले पॉइंट पर लाइट ग्लास से एयर में जाने की कोशिश कर रही है, यानी डेंसर टू रेयर जा रही है। ओके, अब बता, ये 90 है 45, तो ये एंगल कितना हुआ? 45। वेरी गुड। अगर मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ करूंगा बच्चों, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45। क्या सब मेरे साथ में है कि ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है? हाँ। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 42 से बड़ा है? यस सर। तो क्या टीआईआर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई? यस सर। तो लाइट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी नॉर्मल, मतलब माफ कीजिए, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में भी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। सो 45 में कैसे बनाऊंगा? वो 45 में कुछ इस तरीके से बनाऊंगा बच्चों कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल 90 आना चाहिए। खत्म नहीं हुआ अभी। अब मुझे पता है ये वाले पॉइंट पर वापस लाइट ग्लास से एयर में जाएगी। जब लाइट ग्लास से एयर में जाएगी तो डेंसर टू रेयर जा रही है, तो क्या टीआईआर की पॉसिबिलिटी है? यस सर। देखो, ये 90 डिग्री है, ये 45 था, तो ये भी एंगल 45 हुआ। न्यू नॉर्मल था, नॉर्मल। सो नॉर्मल, तो ये एंगल 45। सोच, अगर ये 90 है 45, तो ये भी एंगल कितना होगा? 45। इनकेस नहीं दिखे तो प्लीज थोड़ा जूम कर लेना, ठीक है? अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर मैंने क्या ड्रॉ करा? नॉर्मल। चलो भाई, अगर ये 45 तो ये भी एंगल 45। चलो बच्चों बताओ, अब ये रे ऑफ लाइट जैसे कि हमने कहा था डेंसर से रेयर जा रही है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 42 से बड़ा है? यस सर। तो क्या उसका वापस से टीआईआर होगा? हाँ, 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्टेड कुछ ऐसे आएगी, ताकि ये भी एंगल 45 हो। अब सोचो, अगर ये 45 तो ये भी 45। ऐसे कैसे भाई? ये नॉर्मल के साथ एंगल 90 बना था सरफेस। सो 45 45, तो ये 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस है, तो लाइट गोज विदाउट एनी डेविएशन। क्या लाइट 180 से टर्न हो गई है? ये आप सी, दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन है। समझा सबको? लाइट को 90 डिग्री से टर्न किया और लाइट को कितने से टर्न कर दिया हमने? 180 डिग्री से, विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चंस भी हो सकते थे, ठीक है? ओके, कॉपी इट। चलिए, एक क्वेश्चन है। ऐसे एक एबीसी प्रिज्म है, ये थीटा है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्वेश्चन है, फाइंड थीटा सच दैट। अच्छा, एक बात और कि इस पर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, यहां पर ऐसे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज 3/2। Find theta such that light will not emerge from AC। मतलब BC से आए तो चलेगा, बट AC से नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो, 10 सेकेंड सोचो। चले, देख, अगर ये थीटा है, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है,
तो ये एंगल कितना हुआ? छोटा बच्चा ही बता देगा, बोलो भाई 90 माइनस थीटा, करेक्ट। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, तो स्ट्रेट यहाँ पहुंची। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हुआ? थीटा। अब अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूंगा बच्चों, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। लाइट एसी से कब बाहर नहीं जाएगी? जब 90 माइनस थीटा 42 से ज्यादा होगा। 42, 3/2 के लिए 42, हाँ बट वो वहां था बच्चों, ठीक है ना। आपको ऑप्शन देख करके डिसाइड करना होगा कि 42 लेना है नहीं लेना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिलहाल आप 42 मत सोचो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 90 माइनस थीटा है, ये जो 90 माइनस थीटा है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। भाई ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? क्रिटिकल एंगल, है ना। अच्छा, अब अगर मैं दोनों तरफ साइन थीटा ले लेता हूं, अज्यूमिंग कि आपको ये थोड़ा सा मैथ्स पता है, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड, so sin 90 minus theta should be greater than sin IC, that means cos theta should be greater than sin IC. sin IC is mu rarer upon mu denser. चमत्कार, डर गए ना? याद दिला तो देख, थोड़ी देर पहले पढ़ा था sin of IC is mu rarer upon mu denser, वो मैंने यहाँ पर यूज करा। so cos theta should be greater than mu rarer 1, mu denser 3/2, so cos theta should be greater than 2/3. taking cos inverse, theta should be cos inverse of 2/3. theta should be less than cos inverse of 2/3. so ये greater than का less than क्यों हुआ? cos डिक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। so साइन में वैसे ही रखते हैं, cos में उल्टा होता है। क्यों सर? देख, अच्छा मुझे पता क्या 30 डिग्री 60 डिग्री से छोटा है, दोनों तरफ साइन ले लो, साइन 30 आएगा और साइन 60 आएगा। व्हाट इज साइन 30? 1/2। व्हाट इज साइन 60? √3/2। 1/2 कितना होता है? 0.5, और ये हो जाएगा 0.866। तो हाफ छोटा है ना इससे, तो जब एंगल के साथ आप साइन वाला रेशियो लेते हैं तो दिस साइन रिमेन्स द सेम। ओके, अब अगर मैं कॉस की बात करूं, मुझे बता हाफ 30 डिग्री छोटा है 60 डिग्री से, चलो cos 30 ले लो, टेकिंग cos ऑन बोथ द साइड, सो ये हाफ होगा, ये √3/2 होगा, ये 0.866 होगा, ये 0.5 होगा। यानी जब cos होती है तो वैल्यू, मतलब वो जो अनइक्वालिटी की साइन है, या जो दैट साइन इज चेंज्ड, सो cos थीटा ग्रेटर देन 2/3 होने के लिए थीटा मस्ट बी लेस देन, ये साइन चेंज हो जाएगी। एक्सप्रेशन आपके सामने। अच्छा, ऐसे करूँगा क्या? 0.5 0.866 से छोटा है, और अच्छे से 0.5 यानी कितना होता है? cos 30 होता है ना, ये सॉरी cos 60 होता है, माफ कीजिए, और ये होता है cos 30। सो अगर मैं cos इनवर्स लूँ तो 60 और ये 30 आएगा। आई होप इट इज क्लियर ना। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी बुक्स में आपको ही मिलेगा, बेसिक एट द सेम टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन जो ऑप्टिकल फाइबर की थियरी में भी काम आता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे एक सिलेंडर है, ऐसे एक इंसिडेंट रे दे रखी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। आपसे बोला गया है, बस डायग्राम इतना ही, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू such that light incident on flat surface will not emerge from curved surface.
find minimum value of mu such that any ray incident on the flat surface will not emerge from the curved surface. अब इसको समझने से पहले एक सिलेंडर हम विजुअलाइज करते हैं कि सिलेंडर एग्जैक्टली होगा कैसे. सो बच्चों जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, आई होप सबको दिख रहा है, ये सिलेंडर है, तो ये इसका कर्व्ड सरफेस है और ये फ्लैट सरफेस है, ये दोनों. क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, इस सिलेंडर पर अगर मैं एक इंसिडेंट रे फ्लैट सरफेस से इंसर्ट कराऊं तो वो कर्व्ड सरफेस से बाहर नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ से आनी चाहिए. मतलब जो लाइट यहाँ से एंटर करेगी इस साइड से, वो इस साइड से ही बाहर आनी चाहिए. ये तो ऑप्टिकल फाइबर में होता है, लाइट एंटर्स एट वन एंड और दूसरे एंड से बाहर आती है, यहाँ से बाहर नहीं आती है वो. एनी रे मतलब यहाँ पर इंसिडेंट रे का कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, वो यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए. सो फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू such that light incident on the flat surface should not emerge from the curved surface. मतलब ये जो इंसिडेंट रे है वो यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहीं से आनी चाहिए. यानी यहां पर हमेशा क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अभी समझ में आया कैसे करेंगे, ठीक है. सो आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं. चलो बच्चों सोचो कैसे करेंगे. दिस रे, ये रे की क्या क्या पॉसिबिलिटी मौजूद है. क्या ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा सकती थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ. और अगर ये इंसिडेंट रे यहां आ जाती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 आ जाएगा. यानी कि जो इंसिडेंट रे है ये वाली, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी आ सकता है. सारी पॉसिबिलिटी आपको कवर करनी है, उसके हिसाब से म्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है. समझ में आया. चलो इसको अटैक करते देखते हैं. ओके, सो अगर मैं ये डायग्राम फिर से एक बार बनाऊं तो कैसे करेंगे देखिए. सो ये वो ऑप्टिकल फाइबर या सिलिंड्रिकल सरफेस ले लीजिए, ये फ्लैट सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कोई ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने ले लिया, एनी वैल्यू, आई कैन बी 0 और आई कैन बी 90. सोचो अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, अब ये हवा से ग्लास में जा रही है या यहाँ जा रही है जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो डेफिनेटली इसका रिफ्रैक्शन होगा. इसको जाना चाहिए था ऐसे, प्लीज सब साथ में रहना, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड हो जाएगी, रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. ये डॉटेड लाइन, एक्सक्यूज मी, ये जो डॉटेड लाइन है वो नॉर्मल है, तो ये ऐसे बेंड होगी. तो मैं नॉर्मल को हटा देता हूँ एक बार, ये बेंड हो गई. अब फ्लैट सरफेस पर, माफ कीजिए कर्व्ड सरफेस पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल ऐसा आएगा. बच्चों प्लीज साथ में रहो. अब मुझे बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, दिस विल बी आर. ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस आर. ध्यान से, ये आई रिफ्रैक्ट हुआ तो आर, ये 90 तो 90 माइनस आर. यहां से लाइट को बाहर नहीं जाना है, मतलब वहां क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यानी बच्चों कि जो 90 माइनस आर की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन आई सी. नहीं समझे, 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन आई सी. अब थोड़ी देर पहले भी वही क्या था, नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ साइन लो गया, तो साइन ऑफ 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ आई सी. यानी कि कॉस ऑफ आर शुड बी ग्रेटर देन साइन आई सी, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर. सो कॉस आर सराउंडिंग मीडियम एयर मान लीजिए, ये 1 बाय म्यू हो जाएगा, तो कॉस आर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाय म्यू. ठीक है, तो सर आ गया ना, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाय कॉस आर या म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन सेक आर. बराबर सोचा आपने. क्वेश्चन क्या था, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू इन टर्म्स ऑफ आर बोला है क्या, समझा. सो ये आर अनवांटेड है, ये आर मुझे यहां से हटाना होगा. उन्होंने कहा था चाहे जो भी वैल्यू ऑफ आई हो, यहां पर टी आई आर होना चाहिए. यानी आपको कंडीशन आई की मदद से फाइंड करनी है. यहां पर कंडीशन म्यू की आई, बट वो आर के टर्म में आई है. सो यहां से म्यू मुझे चाहिए पर आर मुझे नहीं चाहिए, यानी आई शुड रिप्लेस आर इन टर्म्स ऑफ आई. कुछ कनेक्ट हो रहा है, आई और आर, रिफ्रैक्शन में आई और आर, स्नेल्स लॉ. वेरी गुड, ऐसे सोचा करो बच्चों. सो नाउ अगर मैं सरफेस, ये फ्लैट सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, बोल यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू
into sin r. So 1 into sin I will be mu into sin r. So मुझे cos r चाहिए, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं sin r will be equal to sin I divided by mu. और बच्चों अगर आपको sin r पता है तो क्या आप cos r निकाल सकते हो, आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. या फिर थोड़ी देर पहले हमने देखा था ट्राइंगल वाला मेथड रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस के वक्त. ओके, सो अगर मैं इसका एक ट्राइंगल बनाऊं, मदद करो बच्चों, अगर ये एंगल आर है तो व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट, यानी ये वाली साइड साइन आई होगी और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू. सो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई. टफ नहीं है बच्चों, गिव अप करोगे तो टफ लगेगा, साथ में रहोगे तो इजी है. आपको आंसर आ गया है मैं जानता हूं, बट वो आर के टर्म में, क्वेश्चन आई के टर्म में चाहिए, चाहे जो वैल्यू ऑफ आई हो जाए. सो आर को रिप्लेस करना है और आई को लाना है, बस उसी के लिए मेहनत चल रही है. तो सर आ तो गया था आर इन टर्म्स ऑफ आई, बट साइन आर आया ना, मुझे कॉस आर को रिप्लेस करना है. अब बताइए यहाँ से कॉस आर क्या होगा, जल्दी बच्चों, इतना कर लिया, अब आ जाओ साथ में. कॉस आर विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्या मैं ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं? सो मुझे क्या मिलेगा, बताओ बताओ बताओ. अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय म्यू. तो आप म्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं. एलिमिनेट करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए. एलिमिनेट इट एंड टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. व्हेन यू टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, ये रूट चला जाएगा, तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इज ग्रेटर देन 1, यानी म्यू स्क्वायर is greater than 1 plus sin square I. So mu must be greater than root of 1 plus sin square I. ये कंडीशन है, mu must be greater than root of 1 plus sin square I. बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा ये. एक जगह से एंटर होना चाहिए और दूसरे सरफेस से बाहर नहीं जाना चाहिए. उसके लिए कंडीशन क्या है, म्यू और आई में एक सरफेस से एंटर होगा, दूसरे सरफेस से एमर्ज नहीं करना चाहिए. तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर आई. हमको म्यू पूछा या म्यू की मिनिमम वैल्यू पूछी है? म्यू की मिनिमम वैल्यू. सो कम से कम कितना म्यू होना चाहिए, सोचिए. तो आपको आई का एक्सट्रीम वैल्यूज लेना चाहिए ना. सोचो, अगर आई की वैल्यू 0 हो जाए तो लाइट सीधी निकल जाएगी, तो म्यू का तो रोल ही नहीं है. यानी वो आई की हाईएस्ट वैल्यू पर भी, अगर आई की हाईएस्ट वैल्यू पर भी यहां से लाइट बाहर न जाए तो म्यू मुझे मिल जाएगा. थोड़ा और अच्छे समझते हैं. म्यू मिनिमम कब होगा, जब कॉस आर मैक्सिमम होगा. कॉस आर मैक्सिमम कब होगा, ऐसे भी सोच सकते हो, कॉस आर टू बी ग्रेटर देन 1 बाय म्यू. अच्छा नहीं जमेगा. आप ऐसे सोचो बच्चों कि ये आई की वैल्यू आप चेंज करोगे ना, आई की कौन सी वैल्यू के लिए आपको म्यू कम से कम होगा. अगर आई की हाईएस्ट वैल्यू भी टी आई आर हो जाए, आई 0 पे तो लाइट सीधी जाएगी, उसमें म्यू का रोल ही नहीं. पर अगर आई 90 डिग्री पर भी, मतलब अगर लाइट ऐसे एंटर करे ऐसे, और उसका भी अगर टी आई आर हो जाए तो बेस्ट है ना. तो टी आई आर होने के लिए when I tends to I max, और I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री. सो आपका म्यू विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर 90, और साइन 90 में जानता हूं आपको पता है 1 होता है. सो 1 प्लस 1 2, यानी म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 2. सो अगर म्यू का वैल्यू रूट 2 से ज्यादा है तो लाइट विल अंडरगो टी आई आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई. इज दैट क्लियर? आया समझ में मैं जो कह रहा हूं? और एक तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो एंगल है ये 90 माइनस आर, अगर 90 माइनस आर की सबसे छोटी वैल्यू भी अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट का यहां पे टी आर होना ही होना है. मतलब 90 माइनस आर का अगर सबसे छोटा वैल्यू भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब क्लास का जो सबसे बुद्धू बच्चा है, मान लीजिए मैं, अगर वो पास हो जाए तो क्या सारे बच्चे पास हो जाएंगे? सो मैं कह रहा हूं अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू भी आईसी से बड़ी हो गई
अभी समझा? इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी? जब r सबसे बड़ा होगा। 90 माइनस आर छोटा होने के लिए r बड़ा होना चाहिए। r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? r की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन i की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन i की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। आई होप ये समझा। ठीक है, देख लाइट यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है 90 माइनस आर की सबसे छोटी वैल्यू, वो भी IC से बड़ी होनी चाहिए। 90 माइनस आर की सबसे छोटी वैल्यू कब होगी? जब r बड़ा होगा। 90 में से r को सब्ट्रैक्ट करके छोटी वैल्यू आने के लिए r सबसे बड़ा होना चाहिए। r सबसे बड़ा कब होगा? साइन r की हाईएस्ट वैल्यू आने के लिए साइन i 1 होना चाहिए। वही मैंने सब्स्टिट्यूट किया, साइन i का वैल्यू 1 करके या तो इस तरीके से समझो या तो एंगल वाले मेथड से समझो। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सरफेस से एंटर करना है, दूसरे सरफेस से एमर्ज नहीं कराना है, जो उसका ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर है, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर है। प्लीज कॉपी इट डाउन। यही क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में मिलने वाले हैं, जो मैं ऐसे बोर्ड पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है ना? जैसे देखो एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एक रे ऑफ लाइट यहां पर 45 डिग्री पर एंटर होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो यहां कुछ तो गई। कंडीशन था, ये सरफेस का नाम ए बी है, फाइंड म्यू, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू है, सच दैट लाइट विल नॉट एमर्ज फ्रॉम ए बी से लाइट को बाहर नहीं जाना चाहिए। सोचो, तो ए बी पर टी आर होना चाहिए ना, ए बी पर टी आर होने के लिए ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, आराम से, क्या ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही है? हाँ, तो ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। बताइए एंगल कितना? अगर ये 45 है, ये 90 है, ठीक है, सो क्या आप इसका करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल सकते हो? बोलिए, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हम निकाल सकते हैं ना? आप R मान के सॉल्व, यू कैन कंसिडर टू बी R। ओके, सो कैसे करोगे? यहां पर अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो तो साइन 45 इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, सो 1/√2 विल बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। सो ये वैल्यू अगर R है, सो ये वैल्यू 90 माइनस आर होगी। यहां पे टी आर होना ही चाहिए, यानी कि 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन IC, यानी कि साइन 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन साइन IC, यानी कि कॉस R शुड बी ग्रेटर देन 1/म्यू। बोलो, कॉस R मस्ट बी ग्रेटर देन 1/म्यू। अब क्या करोगे? तो एक बार वापस से आपको cos r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये अगर एंगल r है, यहां से मैं ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ साइन i? साइन i की, सॉरी, साइन r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 इंटू म्यू। सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी √2 इंटू म्यू। तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो कॉस आर की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/म्यू। तो ये एलिमिनेट हो गया म्यू, सो 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन √2, सॉरी स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 2, तो 2 म्यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 3, यानी कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। आया? अब कितना लंबा मेथड लगा? सोचो, अगर आपको शॉर्टकट याद होता है इसके पहले वाला क्वेश्चन का, एक सरफेस से एंटर करना है और दूसरे से एग्जिट नहीं होने देना है, तो कंडीशन था म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर आई। यहाँ पर आई कितना है? 45।
सो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर किया तो 1/2, 1 + 1/2 3/2। अच्छा लगा ना? फिर ऐसे ही करना है एग्जाम में। ये मैंने डिटेल्ड प्रोसेस एक्सप्लेन किया इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बट दो सर्फेसेस, एक से एंटर करना है और सामने वाले से एग्जिट नहीं कराना है, और दोनों ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर है, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन √1 प्लस साइन स्क्वायर है। प्लीज कॉपी इट डाउन। सो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार चाहिए तो फिर से देख लेना बच्चों, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन है जो अपनी नोट से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो बच्चों, दो मिनट है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे क्वेश्चन है ये ऐसा कि फिश इज लुकिंग अप थ्रू वाटर, सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर होराइजन। एक फिश है जो पानी से बाहर देख रही है और उसको पूरा वर्ल्ड एक सर्कुलर होराइजन में दिख रहा है। फिश पानी से बाहर देख रही है, डेंसर से रेयर चीज़ों को देख रही है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3 एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस, सो कंसिडर दिस टू बी वाटर, कंसिडर दिस टू बी द फिश। फिश को पूरी दुनिया एक सर्कल में दिखाई दे रही है ऐसे। फिश का जो डेप्थ है वो 12 सेंटीमीटर है। सो इट इज एट 12 सेंटीमीटर और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। आपसे बोला गया कि इस सर्कल का रेडियस बताओ। सोचो, डेंसर से रेयर सर्कल का रेडियस, इट इज रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला? h इंटू म्यू रेयर अपॉन √ऑफ म्यू डेंसर का स्क्वायर माइनस म्यू रेयर का स्क्वायर। अगर म्यू रेयर कुछ नहीं दिया तो आप 1 ले लोगे, सो आर विल बी h की वैल्यू 12 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू डेंसर का स्क्वायर। 4/3 का स्क्वायर बोलो कितना होगा? 16/9। समझ पा रहे? 4/3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7/9। सो रूट ऑफ 9 3 ऊपर जा चला जाएगा, सो आपको मिलेगा 36 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। दिस इज द रेडियस। डायमीटर पूछा तो उसको डबल कर देना, और क्या। इजी है ये। इजी इसलिए क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है। सोचो अगर इजी नहीं होता तो आप ये नहीं कर पाते। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन अगर आप करना चाहे बेस्ड ऑन दिस, सो वी कैन हैव दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जहां पर ऐसे बोला गया बच्चों कि ऐसे एक बीकर है, उसमें एक प्रिज्म रखा गया। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट यहां ऐसे इंसिडेंट हुई है नॉर्मली, और आपसे बोला गया है ये ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और आसपास वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। आपसे बोला गया कि व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ थीटा
सच दैट यहाँ पर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो. फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट लाइट अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. कैसे सोचेंगे? सो अब अगर ये थीटा ये 90, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा. तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा? थीटा, है ना. अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा. सो ये इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? थीटा ना. सो वो थीटा किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से. तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन आईसी. अब मुझे बताओ साइन आईसी का वैल्यू क्या था? तो अब रे ऑफ लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है. ग्लास 3/2, वाटर 4/3. ये रेयर मीडियम हो गया ना. 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका 1.5 है. डेफिनेटली बड़ा और ये छोटा है. अच्छा, ये वाले पॉइंट पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है मुझे बताओ? वो जा रही है ग्लास से वाटर, सो डेंसर से रेयर जा रही है. और टी आई आर होना चाहिए. क्वेश्चन में लिखा है फाइंड थीटा सच दैट यहाँ पे टी आई आर हो. सो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन आईसी, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर. चलो सोचो, रेयर मीडियम का रोल कौन प्ले कर रहा है? रेयर मीडियम का रोल कौन प्ले कर रहा है? वाटर 4/3 और डेंसर का ग्लास 3/2. तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2 ऊपर चला गया 8/9. सो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ 8/9. एक चीज नोटिस की क्या आपने? जब मैंने साइन इनवर्स लिखा तो भी ये साइन वैसे ही लिखी है, क्योंकि साइन में चेंज नहीं करना है, कॉस में चेंज करना था. तो इस तरीके से क्वेश्चन से बच्चों बहुत सारे जहाँ पर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. ऐसे कुछ मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा. और जब हम प्रिज्म की थ्योरी पढ़ेंगे या प्रिज्म पढ़ेंगे तो ये वापस सारी चीज़ें आने वाली है. ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए. एंड दैट्स इट, विल स्टॉप हियर. थैंक यू.